भाइयों, बंगाल चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और हुआ वही जो सबको पता था। ममता दीदी बंगाल की सत्ता से फरार हो चुकी है और बीजेपी ने आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल में राजनीति में ये इतिहास रच दिया, सरकार बना दी है। सबसे बड़ा सवाल कि ममता दीदी का गढ़ है वो ढह कैसे गया, बीजेपी ने ये काम कर कैसे दिया। जहाँ पे बीजेपी की सीट्स तक कोई टाइम में एक भी नहीं आती थी, वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पार्टी वहाँ पे 200 प्लस सीटें ले गई। अभी रिजल्ट के अनुसार 206 सीटें जीत चुकी है। दो और जो सीट्स हैं उन पे रिजल्ट आना बाकी है, जिन पे टीएमसी आगे चल रही है। तो भाई बीजेपी ने ये प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास कैसे रच दिया, कैसे कर दिया। और कांग्रेस का कहीं अता पता ही नहीं है, राहुल गांधी जी की पार्टी का तो भाई कहीं पता ही नहीं है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आपको। बीजेपी ने ये जो इतिहास रचा है, बीजेपी ने ये जो काम किया है, मतलब कि कोई चांस ही नहीं था ना यार। आज से अगर मैं कुछ दिन पहले आपसे ये पूछता कि भाई बीजेपी का क्या रोल है वहाँ पे, मतलब क्या चल रहा है, ममता दीदी को हरा पाएगी, शायद आप भी ये कहते कि उसको हराना मुश्किल है। लेकिन रिजल्ट कुछ और बात कर रहे हैं। रिजल्ट कह रहे हैं कि ममता दीदी तो कहीं इलेक्शन के अंदर थी नहीं, मतलब कोई उनका काम ही नहीं है। ये जो रिजल्ट देखकर ये लग रहा है कि वहाँ पे उनका कुछ था ही नहीं, जो कुछ था बीजेपी का था। देखो, अगर आप इतिहास पे लेके चलोगे ना, तो ममता दीदी ने जब 2011 में सरकार बनाई थी तब इन्होंने लेफ्ट को हराया था, जिसमें सीपीएमआई पार्टी हो गई, जो ये आरपीएस वगैरह, ये बहुत सारी पार्टी थी ना जिनका अलाइज था, गठबंधन था। उनको हराकर 34 साल की उनकी सरकार गिराकर ममता दीदी ने कोई टाइम में इतिहास बनाया था। जो लेफ्ट की 34 साल की रही थी सरकार, उनके बहुत बड़े मुद्दे थे। वो बात करते थे ट्रेड यूनियन की, ज़मीनों की, किसानों के लिए बात करते थे। लेकिन ममता दीदी ने बताया था सरकार बनाकर कि इनके सारी बातें झूठी है, मैं बंगाल की सरकार को चलाऊंगी। और ममता दीदी ने उस टाइम वो इतिहास बनाकर दिखाया था। लेकिन आज टाइम ऐसा आ गया है कि बंगाल की जनता ने इनको भाई औंधे मुँह गिरा दिया है। गिरा कैसे दिया है, बीजेपी की इतनी बड़ी जो रणनीतियाँ थी कैसे काम कर गई, वो कैसे सफल हो गए, कैसे भाई मोदी अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर गई। और यहाँ तक कि इन्होंने जो भवानीपुर की सीट है, ममता दीदी को खुद को भी नहीं छोड़ा, उनको भी हरा दिया। तो भाई बीजेपी ने ये कर कैसे दिया। भाई इतिहास इनका बहुत लंबा है। मैं आपको कुछ ऐसे गहरे पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे पता चलेगा कि बीजेपी ने भाई ये काम इतना आसानी से कैसे कर दिया। जो काम संभव ही नहीं था, असंभव लगता था, उसको ऐसे सफल कर दिया कि भाई सब कुछ था तो वहाँ पे सिर्फ बीजेपी का था, बीजेपी सरकार का ही सब कुछ बनना था। देखो मामला क्या हुआ, जो ममता सरकार थी, ठीक है, ममता दीदी की सरकार थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी। सबको यही पता था कि यार ममता को हराना, कोई टाइम में ये भी तो था ना कि केजरीवाल को दिल्ली में कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी ने वो कर दिखाया। रेखा गुप्ता आज वहाँ की मुख्यमंत्री है। तो जो ये केजरीवाल के साथ सेम सिचुएशन थी, वही थी बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी की, ममता की पार्टी की। तो अब बीजेपी ने यह क्या किया, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सामने निकल कर आए। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। संदेश खाली नाम की जो एरिया है, ठीक है, उनके बहुत बड़े मुद्दे उठे हैं हमेशा। इस इलेक्शन के अंदर टीएमसी पार्टी के लिए जो सबसे गहरा मुद्दा बना, सबसे बड़ा हार का कारण बना, वो था 2024 में संदेश खाली में टीएमसी के नेताओं पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप। अब वहाँ पे क्या हुआ था, सुंदरवन एरिया के अंदर संदेश खाली नाम का जो एरिया है, वहाँ पे टीएमसी के नेताओं पर, जो लोकल वहाँ के नेता थे, उन पे लगे थे महिलाओं के साथ अब्यूज़ के आरोप। वो आरोप छोटे मोटे नहीं थे। जब महिलाएं खुद बाहर निकल कर आई तो विलेज लेवल पर भी आंदोलन शुरू हुए, प्रोटेस्ट हुए। वो प्रोटेस्ट टीएमसी पार्टी को इस इलेक्शन के अंदर सेटबैक देकर चले गए। कैसे देकर चले गए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट 2024 के टाइम में हुए थे और ये 2024 के बाद से लेकर अब तक जो बंगाल के इलेक्शन हुए हैं, बहुत प्रीशियस टाइम था, क्योंकि यही मुद्दे थे जो बाद में उठाए जाने थे। टीएमसी के नेताओं पर ये लगे आरोप, ईडी की रेड पड़ी और बात ये निकल कर आई कि टीएमसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसके बाद ममता बनर्जी खुद सामने बाहर निकल कर आई और टीएमसी के जो लीडर थे, जिन पर महिलाओं के साथ आरोप और जबरन ज़मीन वसूली के आरोप लगे थे, वो आरोप
खुद ममता बनर्जी ने उनको 6 साल जो वहाँ के लीडर थे जिन पे आरोप लगे थे पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। तो मतलब टीएमसी पार्टी खुद एक्सेप्ट की थी उस बात को कि हाँ इन्होंने, हमारे नेताओं ने ये काम किए हैं। विलेज लेवल पर प्रोटेस्ट हुए थे, महिलाओं ने खुद बाहर आकर बड़े बड़े जो संगीन आरोप है वो टीएमसी के नेताओं पर लगाए थे। सबसे बड़ा रीजन एक वो निकल कर आया था। दूसरा बड़ा रीजन अगर मैं बात करूं, जहां पे बीजेपी ने टीएमसी को यहां पे औंधे मुंह गिरा दिया, बीजेपी की रणनीतियां काम कर गई, वहां पे एक और बड़ा मैटर था जहां पे बीजेपी ने खुद अपने साथ सेटबैक ले लिया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल कर आया? वो निकल कर आया था आरजीकर हॉस्पिटल में एक जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके साथ जो रेप की घटना हुई थी। वो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव के अंदर निकल कर आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ममता सरकार पे बहुत सारे ब्लेम लगे थे। आज जो उस टाइम की विक्टिम जो थी वो लड़की, उसकी माँ भी इस चुनाव के अंदर खड़ी हुई थी। उसने ये भी कहा था कि मैं जब तक टीएमसी पार्टी, ममता की सरकार बंगाल की राजनीति से चली नहीं जाएगी, मैं अपने बालों में कंघी नहीं करूँगी। वो एक आपको भी पता है ना वो कितना बड़ा मैटर था उस टाइम, कितनी बातें हुई थी उसकी। सरकार पे आरोप लगे थे कि सरकार ने जो चार्जशीट है पुलिस के साथ मिलकर वो भी गलत दी थी, और जो रेप विक्टिम थी वो लड़की, उसकी मां ने भी टीएमसी सरकार पे, ममता बनर्जी पे बहुत सारे आरोप लगाए थे, जिसके अंदर ये बातें थी कि इस केस की जांच है वो ढंग से नहीं की गई, या फिर मिले हुए थे अधिकारी वगैरह, बहुत सारी बातें हुई थी। उस टाइम ये केस है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था जहाँ पे टीएमसी सरकार की गुंडागर्दी पे भी बातें उठी थी। ये अपना इनके नेताओं पे, इनके कार्यकर्ताओं पे भी ये आरोप लगे थे कि ये दादागिरी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। जहाँ पे महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए इस सरकार के पास कोई भी उपाय नहीं है। ममता दीदी के लिए वो बहुत बड़ा सेटबैक था। और उसकी जो रेप विक्टिम थी वो लड़की, उसकी माँ भी इस चुनाव के अंदर जीत गई है भाई। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन निकल कर आया था। तीसरे रीजन की हम बात करें ना तो वो आता है एसआईआर। अब एसआईआर पे शायद आपको बहुत सारी बातें देखने को मिल रही होगी, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। हुआ क्या कि जो मुस्लिम बहुल इलाका था वहाँ पे बीजेपी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा न कर कर भी वहाँ पे भाई अपनी सीट्स निकाल ली। मतलब जहाँ पे टीएमसी का सबसे बड़ा बोलबाला था, सबसे ज़्यादा जहाँ से सीटें निकलती थी, एक तरफा सीटें टीएमसी की निकलती थी, ममता दीदी लेकर जाती थी, सबसे बड़ा वोट शेयर था। वहाँ पे जो बीजेपी ने इस बार सेंध मारी है ना, खुद ममता बनर्जी सोच रही होगी कि बीजेपी ने ये काम कर कैसे दिया। तो वही है भाई, लोग जिनको अंधभक्त कहते हैं, ठीक है, तो वही कहते हैं ना कि हाँ भाई मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये करके दिखा रहा है भाई। बीजेपी की गवर्नमेंट ये काम करके दिखा रही है जो कांग्रेस, जहाँ तक कांग्रेस की सोच ही नहीं जाती, कांग्रेस जहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकती, कांग्रेस की उस लेवल तक ही सोच नहीं जाती। जहाँ पे टीएमसी के गढ़ थे, जो गढ़ सीटें थी, वहाँ पे ये सेंध जो मारी है एसआईआर के नाम पे, ठीक है ना, ये एसआईआर के नाम पे मारी है, यहाँ तक तो भाई कांग्रेस की सोच ही नहीं जाती। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल जाता है बीजेपी को, क्योंकि उनकी सरकार है, सेंटर में सरकार होने का, प्रधानमंत्री बीजेपी का होने का, वो अपना रूल ला सकते हैं। एसआईआर का जो मुद्दा लेकर आए थे ना, जो मुस्लिम बहुल एरिया था, उनमें क्या हुआ, क्योंकि टीएमसी और ममता दीदी ने भी ये सवाल उठाए थे, आरोप लगाए थे कि हमारे वोट काटने के लिए ये एसआईआर का मुद्दा लेकर आई है। लेकिन जो भी लेकर आई हो, जो भी आप आरोप लगाओ, लेकिन ये इनका प्लान है, वो काम कर गया। मुस्लिम बहुल जो सीटें थी वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट, इसका मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा नहीं किया है, फिर भी यहाँ से बीजेपी ने भाई बढ़त हासिल की है। किया कैसे है, जैसे ये समझो इन्होंने, मतलब ये पॉसिबल कैसे कर दिया। बात तो ये है ना, जो चीज़ असंभव थी उसको भाई संभव बना कैसे दिया। ये समझिए कि वहाँ पे 55% जो वोट आता है वो किसके पास आता है, टीएमसी के पास आता था, इसे मान लीजिए, ठीक है। 45% बीजेपी के पास आता था। मैं इसके पीछे का आगे और भी रीजन बताऊंगा। तो अब वहाँ पे क्या किया बीजेपी ने एसआईआर के नाम पे वोट कटवाए, ठीक है। अगर हम टीएमसी के माने तो चलो या ऐसे मान लेते हैं, मुस्लिम लोगों के इन्होंने वोट कटवाए। बड़ा मुद्दा और क्या निकल कर आया, जैसे इन्होंने 55% में से, ठीक है, अगर काटे भी हैं तो ये मान लो 30% वोट टीएमसी के काट दिए, पीछे कितने बचे, 20% ही बचे,
बीजेपी के अब भी 45 है, 55 टीएमसी के थे, 30% काट दिए 30-35% अगर काटे तो ये मान लो 20% ही बचे किसके पास, टीएमसी के। 45 बीजेपी के पास थे, 30 बचे उसके टीएमसी के। तो बढ़त तो ऐसे ही मिल गई इसको, बीजेपी को। और उनके अंदर भी और दूसरी पार्टी है, उन्होंने बीजेपी का जो टीएमसी का जो वोट शेयर मुस्लिम था उसके अंदर भी बहुत सारे वोट खींच लिए। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा हुआ वो बीजेपी को हुआ। अब एक और अगर आप बड़ा रीजन देखो ना, ठीक है, एसआईआर मुद्दा इनका काम कर गया। अब बीजेपी के जो फाउंडर थे कौन, श्यामा मुखर्जी, अब वो बंगाल के ही थे खुद। उनका जो ओरिजिन है, उनका जो जन्म स्थान है वो बंगाल ही है। जो बीजेपी 1951 के टाइम आज़ादी के बाद में उन्होंने एक पार्टी बनाई थी भारतीय जनसभा नाम से, ठीक है। अब वो पार्टी आगे जाकर बीजेपी बनी। अब ये एक अलग बात थी कि बीजेपी को इतने साल तक बंगाल की जनता ने रिजेक्ट किया। उनके फाउंडर ही बंगाल के थे, जिन्होंने बीजेपी पार्टी बनाई थी वो भी बंगाल के ही थे, फिर भी बंगाल ने रिजेक्ट किया। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है, इनको पता था कि अगर हर एक बंदे तक बीजेपी की जो पहुंचानी है, बात पहुंचानी है, ये पहुंचाना है कि उनकी पार्टी के जो फाउंडर थे वो भी यहीं के थे, बंगाल के। बीजेपी की पार्टी के अंदर बंगाल की जो झलक है वो नज़र आती है। अगर ये बात एक ग्राउंड लेवल पे हर एक बंदे को समझानी है तो हमारे वर्कर्स को काम करना होगा। ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के वर्कर्स को जाकर ये चीज़ें समझानी होगी लोगों को कि हम आपके लिए बने हैं, आपके लिए हमारी पार्टी, और आपने हमारी पार्टी बनाई है। बंगाल की जनता ने ही बीजेपी को खड़ा किया है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बहुत बड़ा आता है बीजेपी के इतिहास में। अब देखो, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ना, वो बंगाल से निकलकर मतलब नेहरू के साथ थे। नेहरू के टाइम तो वो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे। उसके बाद नेहरू के साथ उनकी नहीं बनी तो उन्होंने उस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए वो। अब वो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाते थे कश्मीर के लिए। वो हमेशा एक बात ये कहते थे, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल के थे, वो हमेशा एक बात ये कहते थे कि बीजेपी ये जो इंडिया के अंदर दो संविधान चल रहे हैं, ठीक है, दो विधान चल रहे हैं, कौन से, कश्मीर वाला और एक इंडिया वाला, ये नहीं चलना चाहिए। वो इस चीज़ के खिलाफ थे। और जब 2019 के अंदर 370 धारा बीजेपी ने हटाई थी, तब उन्होंने ये जो श्रेय किसको दिया था, इसका जो श्रेय दिया था, इसकी बात आगे बढ़ने के लिए जो श्रेय दिया था वो दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के थे। अब बंगाल के लोगों तक ये बात पहुंचाने का जो बीजेपी ने काम किया ग्राउंड लेवल पे, इनका जो वर्क है, इतने सालों के अंदर इनकी मेहनत है भाई, वो सामने आती है। उसके बाद अगर आप रिजल्ट के इलेक्शन के टाइम देखोगे तो मोदी ने, अमित शाह ने मल्टीपल रैली है वो की, कैंपेन चलाए। तो मतलब बीजेपी ने, ऐसी बात नहीं है कि इतने सब आसानी से हो गई ये चीज़ें, मेहनत की है इन्होंने। और ये काम करने में कांग्रेस भैया सफल रही। आप खुद देख लो ना, आज कांग्रेस की सीट दिखाओ मेरे को बंगाल में, एक तरफ आप बीजेपी की दिखाओ, और आप बात करते हो सेंटर में टक्कर में आने की, तो वो चीज़ें देखो, अब मेहनत करोगे तो वहाँ पे वो चीज़ें दिखेगी ना। बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पे वो मेहनत की है जहाँ वो प्लान लेकर आए हैं, प्लान एग्जीक्यूट किए हैं जो भाई कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। अब कांग्रेस के जो अधीर रंजन है बंगाल के अंदर, उनका अगर आप प्रभाव देखोगे ना, तो उससे ज़्यादा प्रभाव तो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का मिल जाएगा। खुद सोच के देखो आप, ये चीज़ें मैटर करती है इलेक्शन के टाइम, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चुनाव में हर एक बंदा जो वोट देने जाता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो देखता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब कौन सी पार्टी, मतलब ये सारी चीज़ें जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करने के लिए पार्टी भी जोर लगाती रहती है। ये सारी चीज़ें उस टाइम काम करती है। इसके अंदर कांग्रेस भाई असफल रही। एट द एंड बीजेपी ने भाई ममता दीदी का गढ़ है वो ढा दिया। आपका इस मतलब मुद्दे के बारे में, बीजेपी के इस प्रचंड बहुमत की जीत के बारे में, सरकार बनाने के बारे में आपकी क्या राय है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।